और वहां पर पहली बार मशीन का उपयोग वस्तुओं को बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, वहां पर पहली बार मशीन का उपयोग वस्तुओं को बनाने के लिए किया गया था और वहीं से मशीनीकरण की शुरुआत हुई और पूरे देश में यह प्रक्रिया फैल गई। लोग मशीन का इस्तेमाल करने लगे, जिससे उद्योग और धंधों में काफी तेजी आया। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे उसमें। ठीक है, और यहाँ से अब आगे पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और समाजवाद किसे कहते हैं। इन दो टॉपिकों की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाली आज के क्लास में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उद्योग के सपने के बाद जब मशीनीकरण की शुरुआत हुई, नए नए उद्योग उत्पन्न हुए, नए नए धंधे चालू हुए, तो उसके शुरुआत के बाद में इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफी तेजी से होने लगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए आप बारीकी से समझिए। एक निगेटिविटी जो होती है ना, पहले हम अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि आज के क्लास में नहीं समझ में आएगा, ये टॉपिक नहीं, इन चीज को आप लोग हटा देना। ठीक है, आप लोग का माइंड से ये चीज हट जाना चाहिए, क्योंकि निगेटिविटी सबसे बड़ा कारण है कोई भी चीज, कोई भी काम कार्य को करने से रोकने का। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा और हर एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और साम्राज्यवाद, यही हमारा टॉपिक है। उद्योग और धंधों की जब स्थापना हुई, पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि जब उद्योग और धंधों की स्थापना वहां पर हुई, उद्योग मशीनीकरण के बाद में मशीनीकरण युग जब आया, मशीनों का उपयोग होने लगा, तो उद्योग और धंधों में काफी तेजी आई। काफी तेजी से उद्योग और धंधे की बढ़ोतरी होने लगी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफी तेजी से होने लगा। काफी तेजी से वस्तुएं बनने लगी, पहले की अपेक्षा कम दामों पर बिकने लगी, सस्ते दामों पर बेचा जाने लगा। इन वस्तुओं को बेचने के लिए, ध्यान समझिएगा, बाजार चाहिए। अब क्या हुआ कि जो बहुत बड़े पैमाने पर हम वस्तुओं को बना देते हैं, पिछले ये भी उसमें चर्चा किए थे, जब कोई भी वस्तुओं को हम बड़े पैमाने पर तैयार कर देंगे तो उसका कीमत जो होगा कम हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हम देख सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे क्षेत्र में कोई अनाज हो जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। या अजंजे, यदि सरसों बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया तो उसकी कीमत क्या होगा, कम हो जाएगा। कम मात्रा में होगा, जैसे जैसे कम मात्रा में होगा वैसे उसकी कीमत में बढ़ोतरी आने लगेगी। ताकि यदि कीमत कम रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो सामान का कम उपयोग करेंगे, हिसाब से उपयोग करेंगे। यदि सामान सस्ता रहेगा तो उसका हम दुरुपयोग करने लगते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण पिछले साल मशीनों का उपयोग सीखा इंग्लैंड से। अलग अलग देशों में जब मशीनीकरण, सबसे बड़ा व्यापारी यूरोप का ही था, वहां से जब ये मशीनीकरण सीखे और इंग्लैंड में जब मशीनीकरण का व्यवस्था शुरू हुआ तो वहां से एकदम तेजी से इंग्लैंड का भी व्यापार बढ़ गया। ठीक है, इंग्लैंड के व्यापार के साथ साथ यूरोप का व्यापार और अलग अलग जो भी व्यापारी लोग थे उनका व्यापार बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मशीन के पास क्या आ गई थी, मशीन आ गई थी। ठीक है, उनके पास क्या आ गई थी, मशीन आ गई थी। और इन मशीनों के कारण, ध्यान दीजिएगा, इन मशीनों का वस्तुओं के उत्पादन तेजी से होने लगा और बहुत सारे वस्तुओं के उत्पादन हो जाने से उन्हें बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता होने लगी। जब बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन हो जाएगा तो उन्हें बेचने के लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए। ठीक है, और बाजार कहाँ से आएगा, बाजार बेचने के लिए बाजार चाहिए ना। और उन वस्तुओं को बनाने के लिए क्या चाहिए, कच्चे सामग्रियों की आवश्यकता होगी। उन वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चे सामग्री और बाजार, इन दोनों चीजों की आवश्यकता होगी। अब ये आएगी कहाँ से, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, यानी यूरोप वासी जब बहुत सारे सामान को बना दिए तो उसे कहाँ पर बेचेंगे, यूरोप में तो बिकेगा नहीं, कम दाम पर बिकेगा, क्योंकि मशीन का भी खर्चा निकालना है, मजदूरों का भी खर्चा निकालना है, अपना भी लाभ उसमें देखना है, हर चीज को देखना है। यहाँ पर उनका मुनाफा कम होने लगा और इसे बेचने के लिए बाजार चाहिए कि वो ज्यादा मात्रा में हम सेल कर सके। उसे बनाने के लिए कच्चे माल चाहिए और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये दोनों आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए यूरोप के जो देश, यूरोपवासी थे, वो अपने देश के बाहर जाने पर मजबूर होते। ध्यान दीजिएगा, यानी कि कच्चे माल को लाना, बने सामानों को बेचने के लिए वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने पर मजबूर हो गए। ठीक है, तो हर देश का अलग अलग, हर देश में अलग अलग चीजें अलग अलग रेट पर मिलती है। क्योंकि कहीं कोई भी चीज, मान लीजिए हमारे देश में ईख का उत्पादन ज्यादा है, मसाले का उत्पादन ज्यादा है, तो किसी देश में इसका उत्पादन कम होगा। कि इसी चीज को ये मेंटेन करने के लिए अलग अलग देशों में जाने के लिए मजबूर हो गए। और इन्हें अलग अलग देशों में जाने से दो लाभ था। पहला लाभ क्या था कि ये तो अपने वहां से कच्चे सामग्री को सस्ते मूल्य पर, जहां पर वही बताए थे आपको कि यदि बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी सामग्री होगा तो उसे हम सस्ते दाम पर बेच सकते हैं। ठीक है, ये जब दूसरे देश में गए जहां पर ये वह
जो भी इनको कच्चे सामग्री चाहिए वो ज्यादा मात्रा में वहाँ है, वहां से इन्हें सस्ते मूल्य पर मिल जाएगा। और ये जब जाते थे यहाँ से जो सामग्री बनकर तैयार हुई है उसे भी लेते जाते थे, ठीक है, और वहां पर जाकर उसे बाजार में सेल कर देते थे। यानी इनका दो लाभ हो गया। पहला लाभ यह हुआ कि उस देश से इन्हें कच्चे सामग्री की जो आवश्यकता थी पूर्ति हो गई, और दूसरा जो इनका कच्चे मतलब बनाया गया वस्तुएं थी उसे वो वहां के बाजारों में बेच दिए। इनका दो लाभ हो गया। ध्यान से समझ में आ रहा है ना ये वाला उपनिवेश। अभी यही सब साम्राज्यवाद आपको समझाने वाले हैं, तो ये समझ में आ जाएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि वो अपने कच्चे माल मशीनीकरण के बाद में वो अपने कच्चे माल और बाजार के कैसे मेंटेन करते थे, तो जिस देश से कच्चे सामग्री लाना था वहां पर अपना वो सामग्री ले जाते थे, वहां के बाजारों पर में बेच दिया करते थे, और वहां से सस्ते मूल्य पर जो भी कच्चे सामग्री मिले उठाकर लाते थे अपने देश में, उससे पुनः निर्माण कर किसी और देश में या उसी देश में इसे ले जाकर पुनः बेच दिया करते थे। ठीक है, इन लोग का यह मतलब यह एक तरह से किया जाए कि बिजनेस करने का एक तरीका हो गया था कि एक पंथ दो कार्य करना है। ठीक है, इन्होंने सोचा कि दूसरे देशों के अर्थव्यवस्था, ध्यान समझिएगा, अभी इनमें क्या आ गया, ध्यान से समझिएगा कि ये बेचते बेचते सामान किसी दूसरे देश में ले जाकर सामानों को बेचना, वहां से खरीदना, वहां जाते आते वहां की इन्होंने क्या देखी, वहां की अर्थव्यवस्था देखी, वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था देखी, और इन्होंने यह सोचा कि ऐसा किया जाए कि उन देशों के अर्थव्यवस्था पर काबू कर लिया जाए। मतलब उन देशों के जो अर्थव्यवस्था है जहाँ से सामग्री निकलती है, यदि हम उनको काबू कर लेंगे तो वहां से हमें कच्चे सामग्री हमें अनुसार अपने अनुसार मूल्य पर मिल जाएगा। यानी हम जितना मूल्य देंगे वो उतने मूल्य पर भी हमें तो एक तरह से ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन देशों को गुलाम कर दिया जाए, ठीक है, अपने अधीन कर दिया जाए, और उन देशों से वह कच्ची सामग्री सस्ते मूल्य पर लिया जाए। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इन लोग की यह राजनीति हो। ठीक है, और यह इन्होंने सोचा कि दूसरे देश के अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेने से बाजार मिल जाएगा हमें। ठीक है, और भी सस्ते मूल्य पर सामग्री मिल जाएगी। ठीक है, पहले तो बाजार मिल जाएगा, वहां के बाजार पर हमारा आधिपत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ के जो कच्चे माल है वो सस्ते दाम पर यानी सस्ते मूल्य पर हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। दो लाभ हो गए इनका। ठीक है, इसी तरह साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई, और इसी तरह इन्होंने क्या किया कि दूसरे देश के जो अर्थव्यवस्था थे वो अर्थव्यवस्था पर काबू कर लिया, वहां के बाजारों को अपने अधीन कर लिया, और वहां की जो गतिविधियां थी अपने अंडर में ले लिया। और इन्हें दो लाभ हुआ, इन्हें अपने अनुसार जो मूल्य चाहिए था उन मूल्य पर कच्चे सामग्री मिल जाते थे। कच्चे सामग्री आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, जैसे ईख वगैरह हो गया, ईख को ले जाकर अपन देश में उसे चीनी बना देना, गुड़ बना देना, ये कच्चे सामग्री बोलते हैं, जो मतलब बनाने से पहले होता है, उसे बना दिया जाता है तो वो सामग्री हो गया। ठीक है, तो इन चीजों को वह यहाँ से ले जाते थे अपने अनुसार, इसका लाभ हुआ। और वह क्या कर जो भी वस्तुएं बनती थी उन्हें पुनः लाकर इन्हीं के बाजारों में इन्हीं की वस्तुओं को मॉडिफाई कर इन्हीं के बाजारों में बेच दिया करते थे। ठीक है, और इस तरह साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है, इस तरह समाजवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई, और समाजवादी व्यवस्था की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। अब इसे याद रखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुई थी। यहाँ पर एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इन सब देशों के ऊपर साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब समझ रहे साम्राज्यवादी क्या है? एक बार और फर्क में समझा देते हैं कि साम्राज्यवादी व्यवस्था किसे कहते हैं। यानी कि किसी भी देश को मजबूर करना, उनके अर्थव्यवस्था, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था पर काबू करना, वहां के बाजारों को अपने अधीन करना। ठीक है, वहां के जो समाज है, सीधा सीधा आप समझिएगा, साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था यानी साम्राज्य की स्थापना, यानी किसी भी देश के अर्थव्यवस्था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, संस्कृति लगा देंगे तो उपनिवेशीकरण हो जाएगा, आगे हम बताएंगे। वहाँ की जो व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं पर काबू करके अपने व्यापार को बढ़ावा देना, इसी को हम क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। यहाँ पर इसका आंसर दे देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आप लोग का जो एक चैप्टर हम पढ़ाते हैं उसका भी पीडीएफ बहुत जल्द, यानी कल संडे है, कल से अपलोड करवा देंगे पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर का जो आपका बुक का है वो अपलोड करवा देंगे। ठीक है, और ये भी आप यहाँ पर समझ रहे हैं, क्वेश्चन उसमें रहेगा साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, यदि नहीं रहेगा तो हम साइड जो उसमें जोड़ देंगे किताब से अलग से। ठीक है, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर आप इसे समझ कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यानी साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई थी? 18वीं शताब्दी में। आप लोग इसे याद रखिएगा, साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब से हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, याद रहेगा ना? ध्यान दीजिएगा, यहाँ के लोग जो थे, वहाँ के आर्थिक व्यवस्था
के साथ राजनीतिक पर नियंत्रण के अंदर ले लिए। जो यूरोप वासी थे, यहाँ समझिएगा, जो यूरोप वासी थे वहाँ की अर्थव्यवस्था को तो अपने अंदर में ले लिए थे, यानी किसी को पता भी नहीं चल रहा था, वो अपने बाजार को अपने अधीन कर लिए थे, अपने देश में वस्तुओं को ले जाकर इस बाजार में रखकर बेच दिया करते थे। इसका अर्थ क्या हुआ, पूरे बाजार पर मान लीजिए जैसे हम ही है, हम ही कोई वस्तु का खरीद या बिक्री कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि पूरे बाजार में केवल हमारे से ही सभी लोग वस्तु खरीदेंगे, तो बाकी लोग जो भी व्यापारी है उससे नहीं खरीदेंगे। इसका क्या हुआ, यानी कि पूरे बाजार पर हमारा आधिपत्य हो गया है, हमें पता है कि हमें से ही सभी लोग वस्तुएं खरीदेंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं साम्राज्यवादी व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था कि यूरोपवासी जो थे अलग अलग बहुत खंड खंड हमारे देश में भी आए थे, कैसे कैसे व्यापारी, कैसे आगे चर्चा कर रहे हैं। ये लोग क्या किए थे कि पूरे बाजार में अलग अलग व्यापारी अलग अलग वस्तुएं के साथ में यूरोप के हर व्यवस्था को अपने काबू में कर वहां पर व्यापारी बनकर अपने सामानों का खरीद बिक्री कर रहे थे, ठीक है। तो जिसके कारण वो पूरे बाजार पर आधिपत्य कर लिए, और यहाँ से जब वापस जाते थे अपने देश, यहाँ जो जिस भी देश था, हमारे देश नहीं, अलग अलग बहुत सारे, जैसे अमेरिका हुआ, अमेरिका को भी यूरोप वासियों ने गुलाम किया था, ठीक है। आप लोग एक अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम इस सत्र के बाद शुरू करेंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वहाँ के भी जो भी वहाँ पे होता था उन्हें उन पर उनका आधिपत्य होगा, तो कच्ची सामग्री उठा लेते थे, फ्रांस का भी कच्ची सामग्री उठाकर अपने देश में ले जाकर उसे मॉडिफाई कर वस्तुएं बनाकर पुनः इन्हें हम ही को बेच दिया करते थे, ठीक है। इनकी शुरुआत कुछ ऐसे थे, एशिया, अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के मुख्य रूप से था, वहाँ की वस्तुओं को लाते थे, यहाँ खरीद बिक्री किया करते थे, ठीक है। और क्या हुआ, ये लोग अर्थव्यवस्था पर काबू पहले ही कर चुके थे, और साथ साथ अब इन्होंने क्या किया, तो वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था समझ रहे हैं क्या कहते हैं हम, राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ हुआ कि जो वहां पर राजा महाराजा थे, उन राजा महाराजा के जो राज्य की राजनीति थी, नीति थी, उन्हें चलाने के लिए अपने राज्य के, उनमें यह हस्तक्षेप करने लगे, यानी उनमें यह अब व्यापार के साथ साथ बाजार के साथ साथ वह राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे। वहां पर वह जाकर अपनी जो व्याख्या अपने मतलब राजनीतिक जो भी व्यवस्था है वो उन अपने अंदर लेने का प्रयास कर रहे हैं, कि मतलब ये सोचने लगे कि हम उन राजनीति पर काबू कर ले और हम यहाँ की शासक बने, मतलब वह अब देश को पूर्ण रूप से गुलाम करने की सोचने लगे, ठीक है। इसी से प्रभावित होकर देश में कॉलोनी, इससे चर्चा हम पिछले क्लास में किए थे, आप लोग को याद होगा कि कॉलोनी बताए थे कि कॉलोनी क्या होता है, उपनिवेश क्या होता है। तो इसी चीज से प्रभावित होकर उन देशों को कॉलोनी या उपनिवेश कहा गया। यानी इसमें हम बताए थे कि कोई देश, छोटा देश या कोई एक देश का भाग किसी दूसरे देश के व्यापारी या शासक के गुलाम अधीन हो जाए तो उन्हें हम कहते हैं उपनिवेश। यानी किसी देश पर, किसी एक देश पर किसी दूसरे देश का आधिपत्य हो जाए, तो जो देश जिस देश पर आधिपत्य हुआ है वह देश क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। इसका एग्जाम्पल समझाते हैं कि हमारे भारत के ऊपर जब अंग्रेजों का शासन हुआ था तो उस समय हमारा भारत क्या कहलाया, उपनिवेश कहलाया, ठीक है, याद रहेगा ना। और ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। और इसी चीज को बड़े पैमाने पर जब अपनाया गया, यानी विश्व में अपनाया, विश्व के सभी देश में यह व्यवस्था लागू की गई, तो उस युग को हम क्या कहें, इस युग को हम उपनिवेशिक युग के नाम से जाने। कौन सा युग, उपनिवेशिक युग के नाम से जाने, समझ में है ना। तो कोई पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि उपनिवेशिक युग से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे कि जिस समय पूरे विश्व में ये उपनिवेश की व्यवस्था लागू हुआ था और इसका प्रसार हुआ था, लोग बड़े पैमाने पर इसे मानने लगे थे, तो उस समय के युग को हम उपनिवेशिक युग कहेंगे। क्या कहेंगे, उपनिवेशिक युग कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं, हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, उपनिवेश साम्राज्यवाद क्या था, उपनिवेशवाद क्या था, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं ना यहाँ पर कि अमेरिका और फ्रांस में क्रांति के शुरुआत सभी लोग इन पहले राजा महाराजा के अधीन हुए, ठीक है, और सभी लोग इन व्यापारियों के अधीन हो गए, यानी सभी लोग ये व्यापारी उन लोगों पर राज करने लगे। तब पहली बार अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में क्रांतिकारी की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, क्रांतिकारी की शुरुआत हुई, और वहां से क्रांतिकारी की हो लगी और पूरे देश में फैली, और वहां से हमें आजादी के नाम, हम स्वतंत्रता के नाम को जाने, ठीक है। पहली बार यह क्रांतिकारी अमेरिका में की गई थी, ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर वो ही समझाने वाले हैं।
और इन सब चीजों से प्रभावित होकर, इन चीजों से अमेरिका में किसने क्रांतिकारी की, कौन थे, जिसे अमेरिका के गांधी कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम अगला चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर जो आएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, उसमें हम चर्चा करेंगे अमेरिका कैसे आजाद हुआ था, अमेरिका के गुलाम के कारण ये तो यूरोपवासी थे, कारण तो आपको यहीं पर समझा दिए कि कारण क्या था कि वो लोग व्यापार करने गए और अमेरिका को अपने अधीन कर लिया, अमेरिका को गुलाम कर लिया और वहां पर वो अपना आधिपत्य राज्य करने लगे। इस तरह वहां के जो स्थानीय लोग थे वह एकजुट होकर उन्होंने क्या किया कि एक नए साम्राज्य का निर्माण किया, एक नए क्रांति का गठन किया और वहां से यह क्रांति की होने लगी और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम और वही से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की। ध्यान समझिएगा, तो हमारी ये चीज है, जितने भी ये व्यवस्था उन लोगों ने देखा तो इनसे वो प्रभावित होकर उनमें दो महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन सब चीजों से, व्यापारिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर उन लोगों में दो बड़े बदलाव आए। पहला क्या, ध्यान समझिएगा, कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम क्या होता है, इसकी क्रांति पहली बार शुरुआत की गई। फिर से फ्रांसीसी क्रांति उभर कर आई। इन चीजों को हम बड़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं आगे, क्योंकि इतना यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह हमारा जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें भी इसको हम अमेरिका वाले तो नहीं, लेकिन फ्रांस वाले इसे हम और से पढ़ेंगे। ठीक है, इसे क्वेश्चन भी बनाता है एग्जाम में, तो आप लोग जब हम आगे पढ़ाएंगे तो इसे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। यानी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा, इन चीजों से प्रभावित होकर दो बड़े बदलाव है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिका के खोज के कारण, समझिए कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ तो सुन लीजिए, हम बता रहे हैं ना। अमेरिका के खोज के बाद, जब अमेरिका का खोज हुआ, ऊपर लिखे वही बोल रहे हैं, जो अमेरिका, जब हमारा अमेरिका का खोज हुआ तो यूरोप वासी, अब पता है आपको, यूरोप वासी के द्वारा, यूरोपियों के द्वारा खोज किया गया था, यानी कि कोलंबस खोज किया था उसका। ठीक है, तो जब इसका खोज हुआ तो वहां पर यूरोपवासी, यूरोप के देश को लोग अपना कब्जा कर लिए। मैंने वो कहे कि हम खोज के नई दुनिया का, चीज पर हमारा कब्जा होगा। यानी कि जब वहां की अमेरिका का खोज हुआ, यूरोपवासी जो थे वहां पर कब्जा कर लिए। ठीक है, अमेरिका पर कब्जा कर लिए और वहाँ अमेरिका में वह क्या किए, आपको बता चुके हैं पीछे कि सबसे पहले तो बाजार का निर्माण हुआ। उसके बाद वहां से जो कच्ची सामग्रियां होती थी, उन कच्ची सामग्रियों को उठाकर लाकर उन्हें, उनसे वस्तुओं का बनाना और पुनः उन वस्तुओं को उन्हीं लोगों को बेचना, ये सबसे बड़ी बदलाव थी। यानी उन्हें कब्जा करने का मतलब। एक और यहाँ पर काम हुआ था कब्जा करने के कारण, वहाँ उस समय अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये लोग वहां से क्या करते थे, वैसे लोग जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, मजबूर है, उन लोगों को या बंधुआ मजदूर पर श्रमिकों के रूप में उठा लिया करते थे और उन्हें अपने कठिन कठिन, पिछले क्लास में बता चुके हैं, कठिन कठिन काम करवाया करते थे। ठीक है, इन लोगों से, यानी कि अमेरिका से इन्हें बहुत ज्यादा लाभ थे। ठीक है, अमेरिका से इनको बहुत ज्यादा लाभ थे। अमेरिका को गुलाम कर लिए, फ्रांस को गुलाम कर लिए, उसके बाद हमारे भारत में इन्होंने एंट्री मारी, भारत को भी गुलाम करने के लिए। ठीक है, अमेरिका में बसे लोग जो थे, स्थानीय लोग, यूरोप के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। हम डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्टकट में बताने, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अभी हम इसका एक अलग चैप्टर पढ़ाएंगे, अमेरिका की आजादी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम क्या होता है, तो उस चैप्टर में हम इसका विस्तार करेंगे कि कैसे अमेरिका गुलाम हुआ, उसके आजादी के कौन कौन से वहां पर, मतलब आजादी के खिलाफ पहली बार उठे, इस सब चीज की चर्चा उसमें हम करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, इन सब चीजों को समझना है, क्रांति क्या होती है, इन चीजों को समझना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका में बसे लोग यूरोप के खिलाफ संघर्ष करने लगे। जो अमेरिका में लोग बसे थे वो यूरोप के खिलाफ क्या किए, संघर्ष करने लगे। ठीक है, संघर्ष का आप समझ रहे हैं, आप संघर्ष मतलब उनके खिलाफ बोलने लगे, उनके खिलाफ काम करने लगे। ठीक है, उनसे अपना हक मांगने लगे, इसी को हम संघर्ष करते हैं। ठीक है, और फ्रांस ने भी, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के बसे लोग, स्थानीय लोग जो थे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एक और चीज हम समझा देते हैं, यहाँ पर लिखे नहीं है लेकिन समझा देते हैं, राष्ट्रवाद। ध्यान समझिएगा, राष्ट्रवाद हम किसे कहते हैं, तो जो स्थानीय लोग होते हैं ना, स्थानीय लोग मतलब जैसे कि हमारे गांव बस्ते, जो हम अपने गांव में रहते हैं। ठीक है, तो गांव के सभी लोग जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के को हम स्थानीय बोलते हैं। ठीक है, ये स्थानीय लोग थे जिनकी भाषा एक थी,
उनका कर्म एक था, हर व्यवस्था एक थी, ठीक है, ध्यान समझिएगा, स्थानीय लोग की भाषा, कर्म, हर एक व्यवस्था एक ही था। और इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण, ध्यान समझिएगा, उनमें एक जैसी राष्ट्र की भावना उत्पन्न हुई, एक जैसे विचार उत्पन्न हुए, ठीक है। और इन्हीं एक जैसे विचारों को हम क्या कहें, राष्ट्र कहें, ठीक है। उन्होंने सब आपस में मिलकर इनके खिलाफ, यूरोप वासियों के खिलाफ संघर्ष किया, ठीक है। तो उन्हीं को राष्ट्र कहे, और जब एक साथ मिलकर या संघर्ष किए तो उस व्यवस्था को हम राष्ट्रवाद कहें, ठीक है, समझ में गया ना। यहाँ पर अमेरिका के जो स्थानीय लोग थे वो यूरोप के खिलाफ संघर्ष किए। इसी तरह फ्रांस में भी यूरोप के खिलाफ संघर्ष हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं, आगे उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इन देशों में गणतंत्र की प्रणाली की स्थापना हुई, यानी कि इन देशों में इन यूरोप वासियों को यहाँ से हटाकर क्या किया गया, गणतंत्र की मतलब स्थापना की गई, गणतंत्र प्रणाली की व्यवस्था की गई। और यहाँ से गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। पहली बार जब अमेरिका को यूरोप से आजाद किया गया तो वहां पर गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, यानी वहां की जो स्थानीय लोग थे वहीं पर अपना प्रतिनिधि चुने, वहां पर से अब वो एक स्वतंत्र देश के रूप में आगे बढ़ा, ठीक है। जो मार्गदर्शक के सिद्धांत है स्वतंत्रता के संबंध पर ध्यान समझिएगा, मार्गदर्शन के सिद्धांत स्वतंत्रता के संबंध, यानी कि इनका मार्गदर्शन, लोगों का मार्गदर्शन क्या हुआ, लोग स्वतंत्रता के रूप में कैसे जाने कि स्वतंत्रता होता क्या है, गणतंत्र क्या होता है, स्वतंत्रता हम किसे कहते हैं। तो इनका मार्गदर्शन इसका मुख्य स्रोत किसको जाता है, अमेरिका और फ्रांस को जाता है, क्योंकि वहीं पर पहली बार स्वतंत्रता का नींव डाला गया और वहीं से स्वतंत्र सरकार की, यानी कि हम कहें जो राजतंत्र था, राजतंत्र खत्म होकर लोकतंत्र की शुरुआत हुई, ठीक है। राजतंत्र खत्म होकर लोकतंत्र की शुरुआत है। आज बोलिए कौन है, हरे कृष्ण, बताइए, माइक बंद कर लीजिए अपना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा, दिक्कत होगा, सभी लोग अपना लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है, लास्ट में आप लोगों को पूछ लेना है। शिवम अपना वीडियो कॉल बंद कर लीजिए, ठीक है, माइक भी अपना बंद कर लीजिए, शिवम ओझा, ठीक है। क्लास डिस्टर्ब नहीं करना आप लोगों को। मैसेज है, कौन है, हरे कृष्ण, आवाज कट कर आ रहा है तो आप ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में चले जाइए और लॉग आउट होकर, यानी फिर से बंद कर पुनः लाइव होइए, ठीक है, सही हो जाएगा, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। आप लोग सभी लोग माइक बंद कर रहिए, अंत में जो भी पूछना हम बोलेंगे उसी में आप लोग माइक खोलिएगा, एक एक करके पूछ लीजिएगा, सारे समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पर चमक रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था आ रही है, थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत है, लाइट थोड़ा सा नजदीक इसी के कारण यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, अमेरिका के खोज के बाद यूरोप देशों का कब्जा, यानी जब अमेरिका का खोज हुआ तो उस अमेरिका के खोज के ऊपर यूरोप वासी जो थे तो अपना दबदबा जमा लिए, यानी कि कब्जा कर लिए। इनको उनका कहना यह था कि इस कंट्री को हम खोजे हैं, इसलिए इस पर हमारा आधिपत्य हो गया। यहाँ के वो यह समझते थे कि जो वहाँ पर जितने भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं पर हमारा कब्जा हो गया, ठीक है, उन वस्तुओं को वह वस्तु हमारा है, ठीक है, इस तरह का उनका प्रतिनिधित्व था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर पहले से स्थानीय लोग रह रहे थे, ठीक है, समझ में आ गया। यही लाइन लिखे यहाँ पर कि अमेरिका के खोज के बाद वहाँ यूरोप के देशों का कब्जा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, अगला बार इस क्षेत्र में लिखेंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। यानी मार्गदर्शन का सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता, यानी कि अमेरिका और फ्रांस में जब ये क्रांतिकारी यानी क्रांति की शुरुआत हुई तो क्रांति के शुरुआत के बाद में वहां से एक नीति निकल कर आए कि नहीं, क्रांति से कुछ तो हो रहा है भाई। स्वतंत्रता के बारे में सभी देश के लोग जान गए, और जहां पर भी यूरोप का दबदबा था जिस देश में, उस देश में यह जब स्वतंत्रता की हो रही क्रांतिकारी की शुरुआत हुई, वहां से ये लोग पलायन कर गए यूरोपवासी और नए तरीका खोजने लगे व्यापार करने के लिए, अर्थव्यवस्था पर काबू करने के लिए, या उस देश को गुलाम करने के लिए नए नए तरीका खोजने लगे, ठीक है। इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा कि कई देशों इस आंदोलन का प्रभाव कई देशों पर पड़ा, और कई देशों पर पड़ने के कारण सभी तो बताया आपको कि सभी लोग अपने स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगे, और वहां से वह यह समझने लगे कि नहीं, स्वतंत्रता क्या होता है, हमें यूरोप वासियों को गुलाम नहीं रहना चाहिए, इंग्लैंड वालों को गुलाम नहीं रहना चाहिए, और इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें अपने देश को आजाद कराना चाहिए, हमें अपने व्यापार, अपने आर्थिक व्यवस्था, अपने राजनीतिक व्यवस्था, हर चीज को अपने ही से करना चाहिए, कोई बाहर चलो नहीं। इन चीजों को ये लोग समझने लगे, ठीक है।
अब आइए हम समझते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है, आधुनिक काल और हमारा देश। यानी आधुनिक काल की शुरुआत हम किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। एक चीज आप याद रखिएगा आधुनिक काल में कि अभी से जो 3 वर्ष पीछे का इतिहास है, 3 वर्ष याद रखिएगा, सॉरी 300 वर्ष, अभी से जो 300 वर्ष पीछे का इतिहास है उसी को हम आधुनिक काल में मुख्य रूप से समझते हैं। यानी अभी से 300 वर्ष को हम पीछे ले लेंगे तो अभी से 300 वर्ष के इतिहास को हम आधुनिक काल के अंतर्गत समझेंगे, और उससे पहले के इतिहास को मध्यकाल और 600 ईस्वी के पहले के इतिहास को हम प्राचीन इतिहास को समझेंगे। ठीक है, तो आधुनिक काल की शुरुआत और हमारे देश में इन लोगों का आगमन, यानी जब यहाँ से ये सब आजाद हुए, ध्यान समझिएगा, तो उसके बाद इन्होंने नए नए तरीका को इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर यूरोप वासियों के लोगों में नए ढंग सोचना शुरू हो। जब ये देखे कि नहीं कि ये परिवर्तन हो रहा है, इन लोगों को आजादी के बारे में पता चल रहा है कि ये लोग अपना व्यापार खुद करना चाहते हैं, तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि अब हमें कोई नया तरीका खोजना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि कितने तरह थे यूरोप वाले, पगलन को पता ही नहीं था कि हमारे इंडिया में आएंगे तो उन्हें यहाँ तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग भी जागृत होंगे, वो भी सोए हुए थे। ठीक है, तो जब इन्होंने देखा कि ये सभी तो मतलब अधिक ज्यादा अपना दिमाग लगा दिए, यानी अपना स्वतंत्रता को ले लिए, अपना आधिपत्य, अपना राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिए, तभी इन्होंने वहां से पलायन करना पड़ा, भगना पड़ा। बनने पर ये नए नए ढंग सोचने लगे कि हमारा व्यापार होगा कैसे, हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे, नए नए तरीका सोचने लगे कि हम क्या करें अब इसके बाद, और नए ढंग की तलाश में नए उपनिवेश बनाने के लिए, अपने देश को गुलाम बनाने के चक्कर में, नए उपनिवेश खड़ा करने के चक्कर में ये लोग हमारे देश में आए। ध्यान समझिएगा, नए उपनिवेश के तलाश में जो हमारा देश गुलाम हुआ था, वास्तव में जो इंग्लैंड ने गुलाम किया था, तो वो इंग्लैंड क्या थे, व्यापारी बनकर हमारे देश में आए थे। यह उपनिवेश के तलाश में ये यूरोपवासी और इंग्लैंड के जो मतलब व्यवस्था थी वो हमारे देश में आए, और उस समय जब हमारे देश में 18वीं शताब्दी में आए थे, तो 18वीं शताब्दी के समय हमारा देश में जो राजा महाराजा, सबसे बड़ी गलती इन्हीं लोगों की है, राजा महाराजाओं की, क्योंकि हमारे देश को ये कई खंडों में बांट कर रखे थे, छोटे छोटे देश बनाए गए थे हमारे खंड में। आपको प्राचीन इतिहास में हम पढ़ाएंगे उसमें कि जब प्राचीन इतिहास के मतलब इसमें तो लाइव नहीं हो पाएगा, इसमें तो यही पढ़ना है, प्राचीन इतिहास के भी जो हमारा यूट्यूब आएगा तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे ये लोग जो थे, प्राचीन इतिहास में हमारे देश को कितने खंडों में बांटा गया था, कैसे इन खंडों को जोड़ा गया, फिर कैसे अलग किया गया, सारे प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ना है। ठीक है, तो जब इन लोगों ने हमारे देश में आए, तो यहाँ पर ये लोग जब आए तो ये देखा कि यहाँ पर तो भारत के जो मतलब भारत है जो कई खंडों में छोटे खंडों में बटा हुआ है, कई भाग इसके हैं भारत के, और ये लोग हर भाग में फैल गए। ठीक है, और आपस में संपर्क करके